गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था छोटी आंत के बारे में, और आज हम छोटी आंत और मलाशय के बारे में पढ़ते हुए आज इस टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे। पाचन तंत्र को इसके अलावा मतलब संरचना के बारे में खत्म करेंगे। इसके अलावा भी ग्रंथियाँ बाकी हैं, जो पाचन तंत्र की मुख्य ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में भी अपन एक अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट साइंस बायो टॉपिक बड़ी आंत्र। ठीक है, इसे अपन प्रधान भी कहते हैं, प्रधान। ठीक है, प्रधान भी कहा जाता है इसे, या इसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखिए अपन ने जो कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल आपको बताया था शुद्रांत के बारे में। शुद्रांत के 3 भाग हैं, अग्रशुद्रांत, ग्रहणी और शुद्रांत। इलियम, जर्नम और डुलोगोनियम 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये बात की थी कि जो शुद्रांत है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और इस तरह से बना हुआ तो है ये, साथ में इसके अंदर की तरफ मैंने बताया था आपको कि उंगलीनुमा प्रवर्धक है। क्या है? उंगलीनुमा प्रवर्धक है। और उंगलीनुमा प्रवर्धक के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उन्हें एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइट्स या फिर आंत्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइट्स या आंत्र कोशिका कहते हैं। इनका काम क्या है? इन एंडोसाइट्स का, आंत्र कोशिकाओं का, इन आंत्र कोशिकाओं का काम क्या है? ये पचित भोजन को क्या करते हैं? पचित भोजन को अवशोषित करते हैं। क्या किया जाता है? पचित भोजन को अवशोषित करने वाले जो प्रवर्धक पाए जाते हैं, ये इनमें कोशिका जो पाई जाती है वो आंत्र कोशिका पाई जाती है। उंगलीनुमा प्रवर्धक जो होते हैं जो इस शुद्रांत की सतह को बढ़ाता है। ठीक है ना, पाचन की क्रिया को बढ़ाने वाली सतह को बढ़ाता है। अवशोषित करने वाले पाचक पदार्थों को अवशोषित करने वाले जो भाग होते हैं, जो सतह होती है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं कौन? ये उंगलीनुमा प्रवर्धक। और उंगलीनुमा प्रवर्धक के अंदर जो कोशिका पाई जाती है जो पचित भोजन को अवशोषित करने का काम करती है वो होती है एंडोसाइट्स या आंत्र कोशिका है। ठीक है, पचित भोजन के अंदर विटामिन, प्रोटीन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है, उन्हें रक्त में मिलाया जाता है। तो रक्त नलिकाएं होती है वही, जैसे अपन बड़ी संरचना बनाए ना, इस तरह की संरचना होती है अंदर की तरफ, इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरह से संरचना होती है। इस तरह की संरचना होती है अंदर की तरफ, इस तरीके से। किसी भी छोटी आंत के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है अंदर की तरफ, और इनके ऊपर छोटे छोटे बालनुमा आंत्र कोशिका पाई जाती है, छोटी-छोटी। ठीक है, और जब पचित भोजन जो है, पचित भोजन इसके अंदर से गुजरता है ना, तो तब यहाँ पर जो मुख्य पदार्थ होते हैं, जो अवशोषण के लायक पदार्थ होते हैं, उन्हें अंदर ले लिया जाता है। कहां पर? इनके अंदर, इन आंत्र कोशिका द्वारा इनके इस उंगलीनुमा प्रवर्धक में ले लिया जाता है। इन उंगलीनुमा प्रवर्धक के पास में यहाँ पर क्या होती है? रक्तवाहिनी होती है, इनमें रक्त बहता रहता है इनके अंदर यहाँ, और यहाँ से बचा हुआ भोजन जो है ये इन रक्तवाहिनियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रक्तवाहिनियों में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से भोजन? इन आंत्र कोशिकाओं और उंगलीनुमा प्रवर्धक द्वारा रक्तवाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी आंत्र कोशिकाएं जो पचित भोजन को अवशोषित करने का काम करती है, और ये उंगलीनुमा प्रवर्धक जो है वो क्या करते हैं? सतह को बढ़ाते हैं। कौन सी सतह को? अवशोषण की सतह को, ताकि ज्यादा से ज्यादा भोजन को पचित किया जा सके, अवशोषित किया जा सके। ठीक है, ये चीजें जो है वो छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। तो आपको कभी पूछा जाए तो हमेशा ये होगा कि पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बाद की जो बड़ी आंत है उसके बारे में। ठीक है,
बड़ी आंत की बात करें तो देखिए यहाँ पर वापस चित्र बना लेते हैं एक बार। इस तरीके से ये छोटी आंत हो गई, ठीक है। जब छोटी आंत यहां से आगे होते हुए, यहां से होते हुए इस तरीके से ये बड़ी आंत ऊपर की तरफ, इस तरीके से पीछे होते हुए इस तरीके से इस तरीके से बांधना होता है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से ये बड़ी आंत है, ये आपको ये जो है बड़ी आंत है, ठीक है। प्रधान, ठीक है, प्रधान क्या हम क्या कह सकते हैं, बड़ी आंत। ये अंदर की तरफ जो है वो क्या है, छोटी आंत। अब इसकी संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पर आपको ये संरचना नजर आ रही है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? 3। सबसे पहले जो होता है उसे अपन कहते हैं सिक्कम, और हिंदी में कहते हैं, पहले हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में कहते हैं अधनाल, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सिक्कम, ठीक है। फिर है 2 नंबर पर प्रधान, या फिर इसको कहते हैं कॉलोन, कॉलोन, ठीक है। और तीसरा होता है मलाशय, जिसको कहते हैं रेक्टम, रेक्टम, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अब यहाँ पर ये 3 भाग कौन कौन से देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग यहां से लगा करके ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, इतने तक का ये भाग जो दिख रहा है, इसको कहते हैं सिक्कम। क्या कहा जाता है? सिक्कम। और इस सिक्कम के इसी जगह पर यहाँ पर एक आपको एक अलग से संरचना नजर आएगी, एक अलग से यहाँ संरचना नजर आएगी सिक्कम के अंदर ही, इसको कहते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स, वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं इसको, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं कृमि परिवेशिका। क्या कहते हैं? कृमि परिवेशिका। तो यहां पर ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, जिसे अपन कहते हैं कृमि परिवेशिका, ठीक है। और ये लगभग कितने, सिक्कम की लंबाई लगभग कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर का क्या है? सिक्कम है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर का जो सिक्कम है, उसी में एक भाग होता है जिसको अपन कहते हैं, एक अलग से निकला हुआ भाग रहता है, एक अपन कह सकते हैं कि एक कृमि की समान रचना होती है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स या कृमि परिवेशिका। यहाँ पर इस कृमि परिवेशिका में कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसी चीजें पाई जाती थी, कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते थे जो क्या करते थे? सेलुलोज को पचाने का काम करते थे। इसको सेलुलोज को पचाने का कार्य यहां पर किया जाता था। इस कृमि परिवेशिका के अंदर सेलुलोज को पचाने का कार्य किया जाता था। इसीलिए जब अपन इंसान की तरह जब अपन इंसान बने, उससे पहले अपन जानवरों का एक ग्रुप थे। उस समय हमारे शरीर के अंदर जो घास फूस है उसको पचाने के लिए, क्योंकि घास फूस में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, जो घास होती है उसमें, और उसको पचाने के लिए ये अंग कार्य करता था, ठीक है ना। सेलुलोज को पचाने का कार्य करने के लिए ये जो अंग था उसको कहते हैं कृमि परिवेशिका या वर्मीफोरस अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है, वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो है, ये अभी हमारे अंदर क्या है? एक
अपन कह सकते हैं कि एक्सट्रीम, या अपन कह सकते हैं एक अवशेषीय अंग। क्या है हिंदी में क्या कह सकते हैं? अवशेषीय अंग। आज के समय में हमारे अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब यहाँ अभी हमारे लिए कोई कार्य नहीं करता है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे शरीर में नहीं भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर भोजन फंस जाता है, कभी कभी भोजन के कुछ कण जो है वो इस प्रवेशिका के अंदर फंस जाते हैं या चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसे अपन सामान्य भाषा में अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और जब इसमें सूजन बढ़ जाती है तब इस अपेंडिक्स को काट करके, ज्यादा दर्द होता है उस समय इसको काट करके निकाल दिया जाता है, काट करके हटा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसे अपन अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सिक्कम हो गया। सिक्कम का काम क्या है? सिक्कम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई, इस तरह के ई कोलाई जो है जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। और ये ई कोलाई जीवाणु जो है वो छोटी आंत के अंदर जो भोजन पचा हुआ नहीं होता है, जो भोजन छोटी आंत में पच नहीं सका है, उस भोजन को वापस यहाँ पर इन बैक्टीरिया द्वारा केंद्रित किया जाता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है और उसे पचाया जाता है। फिर आता है आगे वाला भाग जो है, आगे वाला जो भाग है वो है प्रदान। क्या है? प्रदान। तो सबसे बड़ा भाग होता है ये प्रदान, लगभग यहाँ सिक्कम से यहाँ से लगा करके लास्ट यहाँ तक रहता है। कहाँ से लगा करके? सिक्कम के इस जगह से लेकर के यहाँ मलाशय के लास्ट भाग तक ये जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रदान जो है उसके बड़ा भाग है, और प्रदान के अंदर जो अलग अलग भाग है उनकी बात करें अपन। प्रदान के अंदर कोलोन, तो देखिए यहाँ पर कोलोन के अंदर सबसे पहले यहाँ से भोजन जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, भोजन ऊपर की तरफ है, तो इस भाग को कहते हैं आरोही भाग, आरोही भुजा, ठीक है। और इंग्लिश में इसे आरोही भुजा, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? असेंडिंग, असेंडिंग आर्म, आरोही भुजा। आरोही का मतलब यहां से भोजन ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इसको आरोही नाम दिया गया इस भाग को। यहाँ पर भोजन जो बचा हुआ भोजन होता है उसमें से जो मुख्य पदार्थ लवण और जल जो है, मुख्य रूप से लवण और जल जो है वो अवशोषित किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो लवण है और जो जल है वो इन्हीं भाग, इस प्रदान के द्वारा ही हमारे रक्त में मिलाए जाते हैं, ठीक है। यहीं से भोजन जो है वो लिक्विड जो फॉर्म होती है वहां से सेमी लिक्विड यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में बदलता जाता है, क्योंकि ज्यादातर जल की मात्रा जो है वो प्रदान द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। फिर यहां से लगा करके ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बीच वाला भाग जो दिख रहा है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से भोजन जो है वो एक वर्टिकल स्पेस में चलेगा, अनुप्रस्थ रूप में, ठीक है, ट्रांसफर रूप में कह सकते हैं अपन, सीधा चलेगा भोजन। तो इस भुजा को नाम दिया गया है अनुप्रस्थ भुजा। क्या नाम दिया गया है? अनुप्रस्थ भुजा। तो 2 नंबर पर क्या रहता है इसमें अंग जो है वो अनुप्रस्थ, ठीक है, इसको अपन कहेंगे ट्रांसवर आर्म, ठीक है, अनुप्रस्थ भुजा, ठीक है। अगली जो भाग है इसका, यहां से लगा करके ये वाला भाग यहां से लगा करके यहां तक हो गया, ये वाला भाग जो है आरोही भुजा वाला भाग यहां से यहां तक हो गया, और यहां से लगाकर ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है अवरोही। क्या कहा जाता है? अवरोही। अवरोही का मतलब क्या हो गया? नीचे उतरने वाला। तो भोजन यहां से क्या होता है? नीचे उतरता है, तो इस नाम को, इसको क्या नाम दिया गया है? अवरोही भुजा। तो 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? अवरोही भुजा। भोजन नीचे की तरफ खिसकता है, ऊपर से नीचे की तरफ खिसकता है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो क्या कहते हैं? अवरोही। जैसे पहाड़ पर चढ़ना, आरोहण करना, उतरना, अवरोहण, इस तरीके से। तो इसका नाम हो जाएगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आर्म, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे, तो देखिए ये वाला जो भाग है
ये वाला, क्योंकि यहां से आपको तो ये हो गया, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये इस भाग की जो आकृति है वो बिल्कुल कैसी है, सिग्मा के आकार की। क्या है? सिग्मा के आकार की, इसलिए इसको नाम दिया गया है सिग्मोइड भुजा। क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है सिग्मोइड। सिग्मोइड भुजा, सिग्मोइड आर्म। ठीक है, तो इसका जो चौथा भाग हो गया वो कौन सा हो गया? सिग्मोइड आर्म, ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा। ठीक है, काम मैंने इसका बता दिया आपको कॉलम का। जल और लवण जो होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में जो बचा है वो है ये वाला भाग, जो बड़ी आंत का तीसरा हिस्सा जो है वो है मलाशय। ये वाला कौन सा भाग है? ये वृद्धांत का है। ठीक है, अधनान में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। काम क्या था इसका? सेलुलोज का पाचन। और अभी क्या है ये? अवशेषियम। ठीक है, ये अभी क्या हो गया? अवशेषियम हो गया। लास्ट बचा है आपका मलाशय। तो जो अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जिनका अब पोषण नहीं, पोषण के लिए काम नहीं आ रहा है, ये अब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में काम आएगा, अवशेषी पदार्थ होगा। अर्ध ठोस भाग वो यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। इस भाग को अपन क्या कहते हैं? मलाशय। उत्सर्जी उत्सर्जी या अपशिष्ट अर्धठोस पदार्थ का इकट्ठा होना। ठीक है, उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ जो, तो उत्सर्जी का मतलब जो अपशिष्ट है, या फिर सीधा अपशिष्ट लिख सकते हैं ऐसे सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड कह सकते हैं, अर्धठोस कह सकते हैं। ऐसे पदार्थ यहां पर आकर के रेक्टम के अंदर इकट्ठा होते हैं। और इस मलाशय के अंदर एक भाग होता है जिसका नाम है, ये वाला भाग जिसको अपन कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। इंग्लिश में कहते हैं इसको एनस। तो ये जो एनस है, गुदा है, इस गुदा भाग द्वारा समय समय पर इसको त्याग दिया जाता है। ठीक है, समय समय पर इसको गुदा मार्ग द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, और इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है? दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। ठीक है, एक होती है अंतःपेशिया और एक होती है बहिपेशिया। ठीक है, इंटरनल मसल्स और एक्सटर्नल। ठीक है, ये इंटरनल अंतःपेशिया बहिपेशिया दो प्रकार की पेशियां होती है। एक जो होती है वो गुदा मार्ग को प्रसारित करती है, फैलाती है, स्प्रेड करती है, ताकि मल जो बाहर त्याग दिया जाए। और जब मल त्याग दिया जाता है, जब बहिपेशिया द्वारा प्रसारण द्वारा जब गुदा मार्ग खुलता है और मल त्याग दिया जाता है, तो वापिस अंतःपेशिया जो है वो उस गुदा मार्ग को वापिस अपनी सामान्य अवस्था में लाकर के उसको बंद कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो पेशियां पाई जाती है। जो इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, अवरोधनी जो होती है, मल को त्यागने वाले, बंद करने वाली, उसको खोलने और बंद करने का काम इन्हीं पेशियों द्वारा होता है, अंतःपेशिया और बहिपेशिया जो होती है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक होगी। अगला जो भी होगा टॉपिक अगली क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।